So we have already discussed about the transportation system in humans, and there we talked about the function of heart, the blood vessels, the relation between the various different types of blood vessels like arteries, blood capillaries and veins, and also we discussed about the tissue, that is blood. एक छोटी सी चीज़ बात करने से रह गई थी जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। आज हम थोड़ा सा लिम्फ के बारे में या टिश्यू फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। एक बेसिक आइडिया तो ऑलरेडी हमको है कि हमारी बॉडी में देयर आर वेरियस सेल्स और सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेसेस तक ही जो हमारा ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे इस इंटरसेलुलर सिस्टम तक, इंटरसेलुलर स्पेसेस तक ही ज़्यादातर सामान पहुंचाना होता है। जैसे लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के जाएंगे तो इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाके छोड़ देंगे। हाँ, सिमिलरली ग्लूकोज डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलेगा, अमाइनो एसिड डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलेगा और एब्जॉर्ब होकर के और इंटरसेलुलर स्पेसेस में चला जाएगा। हाँ, फैट्स का और ग्लिसरॉल का, थोड़ा सा फैटी एसिड्स का और ग्लिसरॉल का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम अभी बात करेंगे। तो ये जितना भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ब्लड को सेल्स तक पहुंचाना होता है, तो ब्लड सेल्स के अंदर कभी नहीं जाता। ब्लड जाता है केवल ब्लड कैपिलरीज तक, और ब्लड कैपिलरीज में जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं, बेसिकली हमने कहा था कि कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, द ब्लड वेसल्स विच आर वेरी थिन, देयर वॉल्स आर ओनली अ सिंगल सेल थिक। तो सेल्स के बीच में जो गैप होते हैं हम उनको पोर्स की तरह से समझ सकते हैं। जो वो गैप होता है उसमें से ही जो मटेरियल बाहर निकल सकता है वो निकल जाता है। कैसे? ऐसे। ये हमारा सिस्टम एक थोड़ा सा एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है जो कि एक सिंबॉलिक है बेसिकली। हाँ, हम जो रियल वीडियोस देख रहे थे वैसा नहीं है, मतलब एनिमेटेड वैसा नहीं है, लेकिन आप ये समझ लो कि जहाँ भी वेन्स और आर्टरीज आपस में मिलती हैं वो जगह हमारी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज की बनी हुई होती है। ब्लड कैपिलरीज ओपन एंडेड वेसल्स हैं जो एक तरफ आर्टरीज से दूसरी तरफ वेन से जुड़ी हुई हैं। हाँ, यानी जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें एक्चुअली ब्लड सप्लाई होता है फ्रॉम द आर्टरीज और वापस चला जाता है वेन्स में। हाँ, तो आर्टरीज से ब्लड आया, कैपिलरीज में आया, वेन्स में चला गया। कैपिलरीज की ल्यूमेन बहुत छोटी, बहुत नैरो है, तो कैपिलरीज में हमेशा ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और इस हाई प्रेशर की वजह से ये जो गैप्स हैं इन कैपिलरीज में उनमें से कुछ मटेरियल बाहर निकल आएगा। हाँ, कुछ मटेरियल इसमें से बाहर निकल आएगा और बाहर निकल कर के इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू फ्लूइड वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में चला जाएगा। अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस से कोई चीज़ अंदर आनी है तो वो भी इन्हीं गैप्स के बीच में, जो सेल्स के बीच में गैप्स हैं, इन्हीं में से होके आएगी। हाँ, तो दिस इज हाउ कैपिलरीज हेल्प इन बिटवीन द सेल्स, इन बिटवीन द सेल्स कैपिलरीज हेल्प द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स। यहाँ से हमारी लिम्फ की कहानी शुरू होती है कि ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में इन कैपिलरीज में से बाहर निकल के आने वाला फ्लूइड है, ये जो बाहर आता हुआ हमको दिख रहा है, हाँ, इसमें है क्या क्या? इसमें एक तो देखो प्लाज्मा है। हाँ, हमारा ये जो सिंबॉलिक डायग्राम है ये शो कर रहा है कि आरबीसीज आर टू बिग टू कम आउट ऑफ इट, आरबीसीज डोंट कम आउट। प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट है वो बाहर निकल सकता है इसमें से, तो प्लाज्मा निकलता है इसमें, और इसमें स्मॉल प्रोटीन्स बाहर निकलेंगे। जो छोटे प्रोटीन हैं, बड़े प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जो स्मॉल प्रोटीन्स इसमें हैं वो बाहर निकल जाएंगे। उसके अलावा कुछ ब्लड सेल्स, खास करके लिम्फोसाइट्स, इसमें बाहर निकलती है। लिम्फोसाइट्स आर द टाइप ऑफ WBC।
वो भी इसमें बाहर आ सकती हैं। उसके अलावा जो बाहर निकलता है वो तो आप जानते हो, काम की चीज़ें जैसे कि ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब काम की चीज़ें तो बाहर निकलती हैं जो ब्लड लेकर के आया है अपने साथ में। हाँ, तो ये जो प्लाज्मा और स्मॉलर प्रोटीन्स एंड द WBC स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट्स का जो मिक्सचर है, हम इसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और ये टिश्यू फ्लूइड जो है ये ही लिम्फ होता है। यही लिम्फ होता है। देखो, लिम्फ का वैसे भी मतलब होता है कलरलेस और वाटर लाइक। हाँ, कलरलेस और वाटर लाइक। तो इसमें RBC है नहीं, इसलिए इसका कोई कलर नहीं होता। जो टिश्यू फ्लूइड है वही लिम्फ है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे ब्लड इसमें आता जाएगा, हाँ, जैसे जैसे ब्लड इस कैपिलरी में आता जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर से प्लाज्मा प्लस स्मॉलर प्रोटीन्स प्लस लिम्फोसाइट्स बाहर निकलती रहेगी और इंटरसेलुलर स्पेसेस में पूरी तरह से फैल जाएंगी। हाँ, ये हर उस जगह पे होगा हमारी बॉडी पे जहाँ पर इंटरसेल्युलर लिंक स्पेसेस हैं, जहाँ पर कैपिलरीज और वेन्स आपस में कंबाइन होती हैं। एंड दिस हैपन्स एवरीवेयर। हमारी बॉडी में हर जगह ये होता है। तो हमारी बॉडी में हर जगह ब्लड कैपिलरीज के जो नेटवर्क बने हुए हैं, उनमें से इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो फ्लूइड निकलता है, वी कॉल इट लिम्फ। हाँ, लिम्फ का मतलब ही है कि कलरलेस या वाटर लाइक। तो ये जो लिम्फ होता है, ये इस तरह से अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस में निकलता रहेगा, तो हमने कहा कि इसमें से तो प्लाज्मा निकल रहा है, सेल्यूलर पार्ट तो उतना निकल नहीं रहा। और जब प्लाज्मा इसमें से बाहर निकल रहा है तो फिर तो धीरे धीरे क्या होगा कि प्लाज्मा निकलते 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 ब्लड में से कम हो जाएगा। अगर ब्लड में प्लाज्मा कम हो गया तो ब्लड थिक हो जाएगा। अगर ब्लड थिक हो जाएगा तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा एंड देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द हार्ट टू वर्क। फिर ब्लड के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वी कैन से दैट दिस इज़ अ बैड डिज़ाइन। ऐसा छेद क्यों है? ऐसे छोटे छोटे छेद तो होने ही नहीं चाहिए एक्चुअली, जिनमें से चीज़ें निकल के बाहर आ जाएं। क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? लेकिन इन पोर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स लाइक न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिकली, जो कि ब्लड कैपिलरीज में से बाहर निकलने हैं, या और दूसरे लार्ज सब्सटेंसेस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, जो कि नाइट्रोजीनस वेस्ट है, जो कि सेल ने बाहर निकाला है। सेल कुछ चीज़ों को बाहर निकालती है, यूरिया को, यूरिक एसिड को। क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन बाकी इन सबको छोटे छोटे इस तरह के गैप्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें से वो अंदर आ सकें। यूरिया, यूरिक एसिड आर द वेस्ट, नाइट्रोजीनस वेस्ट of the body. They are the metabolites which are produced inside the cells and they require to be thrown out of the body because they are toxic. तो उनको किडनीज तक पहुंचाने का काम भी ब्लड का है। किडनीज में उनको फिल्टर करके यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी आती। तो ये सब चीज़ों के लिए इन गैप्स की तो बहुत ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि ये गैप्स जो हैं वो यूज़लेस हैं। गैप्स तो यूज़फुल हैं खैर, हाँ, इनमें से क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है तो वी कैन नॉट इग्नोर देम। तो फिर इस प्लाज्मा का क्या करें, इस टिश्यू फ्लूइड का क्या करें जो कि इस तरह से यहाँ पर इकट्ठा हो गया है? क्योंकि इससे प्रॉब्लम एक क्या हो जाती है हमको कि ये स्वेलिंग करवा देता है। ये इट स्टार्ट्स पुशिंग द सेल्स, ये सेल्स के ऊपर और सराउंडिंग्स में प्रेशर बनाने लगता है और जहाँ कहीं इसका ज़रूरत से ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। हाँ, जैसे कि एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम एलिफेंटाइटिस बोलते हैं। एलिफेंटाइटिस में इस तरह से जो पैर होता है वो स्वेल हो जाता है ना। जो यहाँ पे पैरों में स्वेलिंग, जिसको हम पीडल एडीमा बोलते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ आपको कि ये एडीमा या ये स्वेलिंग जो हो गई है लेग्स में, ये इस वजह से हुई है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ और एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड।
तो इसका मतलब पीरियोडिकली एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इन सबको बाहर निकालता रहे, यहाँ पर अक्यूमुलेट होने ना दे। हाँ, तो इसके लिए होता क्या है हमारे पास में, इसके लिए वी हैव अ वेरी स्पेशल सिस्टम, अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, अलग तरह की वेसल्स हमारे पास हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। ये लिम्फ वेसल्स जो बड़ी होती है उनको लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, जो छोटी होती है उनको हम लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं। ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज में एक बड़ा क्लियर डिफरेंस ये है कि जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो एक तरफ से क्लोज्ड होती हैं। एक जैसे हमारी ब्लड कैपिलरीज थी तो वो तो ओपन एंडेड थी, एक तरफ से आर्टरी से ब्लड एंटर करता है, दूसरी तरफ से वेन्स में चला जाता है। लेकिन इनका ऐसा नहीं होता, इनका काम है इंटरसेलुलर स्पेसेस में भरे हुए लिम्फ को बाहर निकालना। तो ये लिम्फ को बाहर निकालती है, लेकिन ये होती है एक तरफ से इस तरह की क्लोज एंडेड होती है, हाँ, बंद होती है। ये लिम्फ इसके अंदर एंटर करता है, लिम्फ इसके अंदर एंटर करता है, यानी टिश्यू फ्लूइड इसके अंदर एंटर करता है, जिसमें प्लाज्मा हो गया, स्मॉलर प्रोटीन्स हो गए, और इसके अंदर कुछ फैट्स भी एंटर कर जाते हैं। फैट्स यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कहा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है उसमें से जो अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज हैं वो तो डायरेक्टली कैपिलरीज में होकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ब्लड का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन ये जो गैप्स होते हैं, इन गैप्स में लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स एंटर नहीं कर पाते। हाँ, फैट ड्रॉपलेट्स हालांकि फैटी एसिड्स में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गए हैं, ग्लिसरॉल ऑलरेडी बन गया है, फिर भी वो इतने बड़े मॉलिक्यूल्स हैं कि वो डायरेक्टली कैपिलरीज में एंटर नहीं कर पाते। तो उनको लेकर के भी यही जाएगा, ब्लड का पार्ट यही बनाएगा। तो जो लिम्फ वेसल्स हैं, उन लिम्फ वेसल्स में ये टिश्यू फ्लूइड जब घुस जाता है तो उसमें कुछ स्मॉलर प्रोटीन्स हैं, कुछ फैट्स हैं, मतलब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल भी उसमें है, प्लाज्मा तो इसमें है ही, और कुछ ब्लड सेल्स हैं जिसमें खास करके WBC, जिसे हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। हाँ, 5 डिफरेंट तरह की ब्लड WBC होती है, उनमें से एक जिसको लिम्फोसाइट बोलते हैं वो खास करके इसमें होती है। हाँ, उसका काम होता है जो हमारे पैथोजेंस होते हैं उनसे लड़ाई करना, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन करना, तो उसका रोल भी हम आगे देखेंगे। अब सवाल ये है कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है क्लोज एंडेड, हाँ, यानी कि जो लिम्फ वेसल्स या लिम्फ कैपिलरीज हैं वो एक तरफ से बंद हैं, दूसरी तरफ से खुली हुई हैं। हाँ, तो ये इसके अंदर फैट घुसता कैसे है? है ना, ये इंटरेस्टिंग बात है कि इसके अंदर कैसे घुसेगा। इसके अंदर टिश्यू फ्लूइड को घुसने के लिए इसका एक स्पेशल डिज़ाइन काम में आता है। इसका जो डिज़ाइन थोड़ा इस तरह का होता है कि यहाँ पर सेल्स ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के ऊपर। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। कैसे ओवरलैप करती हैं हम देखते हैं। लाइक दिस। ये ओवरलैप कर रही हैं, बाहर टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है तो वो इन सेल्स पर प्रेशर बनाएगा, इनको धक्का लगाएगा। ये सेल्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर रही हैं, तो जब प्रेशर बनेगा और धक्का लगेगा तो यहाँ पर गैप्स क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाएगा, और जब गैप क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ से टिश्यू फ्लूइड जो है वो अंदर जाने लग जाएगा। इस रास्ते से वो अंदर जाने लग जाएगा, ऐसे, हाँ, ऐसे 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 ऐसे। अंदर अगर प्रेशर बन गया, इसका ओवरलैपिंग डिज़ाइन इस तरह का है कि अगर प्रेशर अंदर बना तो ये बंद हो जाएगा। तो टिश्यू फ्लूइड वन वे मूव कर सकता है, केवल अंदर से बाहर, बाहर से अंदर निकल नहीं सकता। टिश्यू फ्लूइड एक बार गया तो फिर गया, फिर वो वापस बाहर नहीं आएगा लिम्फ कैपिलरीज या लिम्फ वेसल्स में से। समझ में आती है बात? तो ये जो टिश्यू फ्लूइड है
ये इसके अंदर एंटर करता है। तो यहाँ से जो पहला जो फंक्शन हुआ लिम्फेटिक सिस्टम का कि टिश्यू फ्लूइड का कंसंट्रेशन कम करना या कम अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड बिटवीन द सेल्स जो होता है उसको कम कर देना, हाँ, वो ये यहाँ से उठाता है इंटरसेल्युलर स्पेसेस से, जो यहाँ से लगातार आता रहता है प्लाज्मा, उसको ये उठाता रहता है, हाँ, और फिर उसको ये स्प्रेड कर देता है एवरीवेयर। अब ये पहला फंक्शन हो गया कि ये इसमें से टिश्यू फ्लूइड को कम कर देगा, कंट्रोल कर देगा। उसके अलावा क्या हो रहा है देखो कि ये इसको अगर यहाँ से लेके जाएगा तो फिर इसको वापस कहाँ डालेगा? तो ये जुड़ा हुआ है वेन से। ये हमारा जो वेन्स का सिस्टम होता है उसमें जाकर के जुड़ जाता है और इस तरह से प्लाज्मा को दोबारा वेन में ले जाकर के छोड़ देता है। तो हमारा वो कंसर्न ख़त्म हो गया कि हम कह रहे थे कि अरे ऐसे तो ये प्लाज्मा जो है वो निकलता और ब्लड में से प्लाज्मा ही ख़त्म हो जाएगा। प्लाज्मा ख़त्म नहीं होगा, वो प्लाज्मा वापस जाकर के ब्लड में मिल जाएगा इन अ वेन। हाँ, वेन में जाने के बाद वो वापस हार्ट में जाएगा और हार्ट से वो वापस रेगुलर ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाएगा। साथ में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड के बाद जो फैट रह गए थे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो थे, वो हमने कहा था डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में नहीं जा पाते क्योंकि कैपिलरीज जो हैं उनमें जो गैप्स बिटवीन द सेल्स हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और फैटी एसिड्स और फैट्स ग्लिसरॉल जो होते हैं वो थोड़े से साइज़ में बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो इसमें ना जा करके वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू फिर वो यहाँ पर पहुँचते हैं और ब्लड का सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। हाँ, तो वो फैट के ट्रांसपोर्टेशन का और स्मॉल प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये उसका दूसरा फंक्शन हो गया। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर इस तरह के कुछ पैथोजन आ गए, पैथोजन जैसे बैक्टीरिया आ गए और वो बैक्टीरिया हमारे सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया भी कभी कभी इनके अंदर एंटर कर जाते हैं। हाँ, जब वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ बीच में द जॉइंट्स ऑफ द ब्लड ये लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं ना, इनका नाम हमने रखा है लिम्फ नोड्स। तो ये जो लिम्फ नोड्स होंगे इनका क्या फंक्शन होगा कि लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स जो WBC आई थी वो इकट्ठा रहती है। हाँ, और ये जो बैक्टीरिया वगैरह या पैथोजन कभी इसमें चले जाते हैं तो वो उनको लिम्फ नोड्स में से जब वो होके निकलता है तो वो किल कर देता है। उसके अलावा लिम्फ नोड्स में जो ब्लड कैपिलरीज लिम्फ नोड्स में जो WBCs या लिम्फोसाइट्स भरी हुई है वो थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा भी बनती रहती है। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खास करके जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक कर देते हैं तो उस समय एकदम से जब ज़्यादा लिम्फोसाइट्स की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। हाँ, तो लिम्फेटिक सिस्टम का एक और काम हो गया। पहला काम तो होता है कि ये इन बिटवीन द सेल्स लिम्फ को क्लियर करता है। हाँ, दूसरा काम हम कह रहे हैं कि वो फैट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और तीसरा एक और काम हमको पता चल गया कि वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने का काम भी करता है। हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम के ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो ये बात आपको समझ में आई लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। जो क्या क्या फंक्शन करता है ये थोड़ा शॉर्ट में आपकी बुक में दिया गया है, इसलिए हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या लिखें। तो मैं आपको एक बार ये बात क्लियर कर देता हूँ। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है
उसका मतलब कई बार हमको समझ में नहीं आता कि ये क्या लिखा है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट में निपटा दिया उसको उन्होंने। लेकिन एक्चुअली सब बातें टैली हो जाएंगी अब, अगर आपने अभी पिछला सेक्शन ध्यान से देखा है तो। नहीं देखा है तो अब देख लो, है ना, आपके पास तो लिंक है, रिकॉर्डिंग है, आप जब चाहे हमको वापस ले जा सकते हो, बोलो कि सर वापस बोलो, हम फिर बोलेंगे। आपके इशारों पे चल रहे हैं ना हम तो आप अपना बस कर्सर घुमाओ और हमको जहाँ चाहे वहाँ से बुलवाना शुरू कर दो और टैली करो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हमारी बुक में जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हमको समझ में आना चाहिए। There is another type of fluid also involved in transportation. This is called lymph or tissue fluid. मतलब lymph और tissue fluid एक्चुअली एक ही बात है, ये पॉइंट हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells. कौन सा blood cell? Lymphocyte. That is a type of WBC escape into intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph. Clear हो गया? It is similar to the plasma of blood but colorless and contains less protein, क्योंकि large proteins तो आ ही नहीं सकते उसमें से निकल के, small proteins ही हैं, तो contains less protein. Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces with joint, मतलब पहला काम हो गया क्लियरिंग लिम्फेटिक सिस्टम का काम। हाँ, लिम्फेटिक कैपिलरी में वो जो लिम्फ भरा हुआ है उसको निकालने का एक काम हो गया। विद जॉइंट्स टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स। ये वेन्स में जा करके और अपना सारा लिम्फ जो है वो डाल देते हैं। लिम्फ कैरीज, इंपॉर्टेंट बात है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से जो फैट एब्जॉर्ब हुआ, हमने कहा कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता है, वो एब्जॉर्ब होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ का पार्ट होता है, तो वो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन को कैरी करता है। ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, यानी जो एक्सेस फ्लूइड जो निकल के हमारी ब्लड कैपिलरीज में से चला गया है और टिश्यू फ्लूइड का पार्ट बन गया है, उसको वापस से हमारे ब्लड में डालने का काम करता है। तीसरी चीज़ हमने ऐड करी जो इसमें नहीं लिखी हुई है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। तो लिम्फ के ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, इनफैक्ट रिसेंट बोर्ड में आया हुआ भी है। हाँ, जब हम बोर्ड के पेपर्स करना शुरू करेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, तब आपको पता चलेगा कि बोर्ड में वो सब क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके बारे में हम पढ़ते पढ़ते बात किए थे। तो ये क्लियर हो गया। तो इसके साथ ही ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ा है हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज वर्सेस वेन्स के बीच में कंपैरिजन किया, उनको फर्दर कंपेयर किया विद ब्लड कैपिलरीज, और हमने आगे बात की कि जो ब्लड होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। साथ में हमने और भी कुछ बातें की कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कैसे मेज़र किया जाता है, हाँ, हार्ट बीट क्या होती है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे मेज़र किया जाता है, हाँ, हार्ट बीट को सिस्टोल और डायस्टोल से किस तरह से हम रिलेट करते हैं, ये सब बातें हमने कर ली। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो अगेन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की जब बात हो रही है तो कुछ सिंपल छोटे से और अच्छे वीडियोस देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको है, छोटी क्लासेस से आपने पढ़ा है कि 9th क्लास में हमने वैस्कुलर टिश्यूज़ पढ़े थे। वैस्कुलर मतलब वेसल्स वाले, ऐसे टिश्यूज़ जिसमें वेसल्स होती हैं, वो हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ थे। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की कैटेगरी में हमने उनको पढ़ा था, और हमने कहा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम की जो वाटर एंड मिनरल को सर्कुलेट करने वाली जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स एंड ट्रैकीट्स, वो डेड सेल्स होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा होता है वो रूट से वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद उसको थ्रू आउट द प्लांट मूव करने के लिए हेल्प करती है, वाटर को और मिनरल्स को। तो वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो कि हाउ दिस वाटर एंड मिनरल्स आर, जिनको हम सैप बोलते थे, वो सैप का मूवमेंट कैसे होता है नीचे से ऊपर की तरफ,
उसके साथ ही हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन के रोल की, ट्रांसपिरेशनल पुल की, द सक्शन प्रेशर क्रिएटेड इन द स्टेम बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। दूसरी बात, द अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जिनको हम बोलते हैं फ्लोएम, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स which are made up by the chemical reactions like photosynthesis, यानी ग्लूकोज और दूसरे तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, सुक्रोज टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स, उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। तो जाइलम और फ्लोएम में किस तरह से मूवमेंट ऑफ मटेरियल होता है वो हम बारी बारी से यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम देखें कि प्लांट ज़मीन के नीचे कैसा है तो हमको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे। रूट के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज कर देते हैं। रूट हेयर्स का फंक्शन क्या है? टू इन्हांस और मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल में वाटर भरा हुआ रहता है, वाटर के साथ में कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो जिनको हम मिनरल्स बोल रहे हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और वाटर में डिज़ोल्व होकर के रूट हेयर्स के थ्रू इनसाइड द रूट्स एंटर कर जाते हैं। तो मिनरल भी एंटर कर जाएंगे वाटर के साथ में, सो दे एंटर लाइक दिस। अगर हम देखें कि रूट के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, हाँ, और उसको फिर फर्दर मैग्नीफाई करके देखें, बड़ा करके देखें, तो ये कुछ कुछ ऐसा दिखता रहता है। हालांकि ये एनिमेटेड ही है, ऐसा नहीं है कि हम कोई एक्चुअल रूट ही देख रहे हैं, लेकिन ये अंदर से ऐसी ही होती है। हाँ, तो इस रूट के स्ट्रक्चर में वाटर देखें हम, ये रूट हेयर है, वाटर जब अंदर आया और मिनरल अंदर आया तो दो तरीके से आ सकता है। एक तो जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं उनमें से होता हुआ, और ये बीच में जाइलम टिश्यूज़ तक पहुंचता है। हाँ, इसको एपोप्लास्टिक पाथवे बोलते हैं, लेकिन आपको ये टर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है जिसमें सेल के अंदर ही वाटर घुस जाता है और वाटर एंड मिनरल सेल के थ्रू होते हुए एक सेल से दूसरा, दूसरे से तीसरा सेल होते होते यहाँ पहुँचते हैं। हाँ, और इस तरह से ये अंदर आ जाते हैं। तो जब वाटर वंस एंटर्स इनटू इट, तो अगर हम इस रूट के अंदर घुस के देखें कि वाटर कहाँ जा रहा है, तो वाटर एक्चुअली मूविंग थ्रू द जाइलम सेल्स विच आर डेड। ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो जाइलम सेल्स होती हैं दे आर डेड सेल्स। डेड सेल्स हैं तो इम्पोर्टेंस इस बात का या सिग्निफिकेंस इस बात का ये है कि दे कैन नॉट यूज एनर्जी फ्रॉम द प्लांट। कोई एनर्जी यूज नहीं होती है इसमें, ये ऐसे ही चलता है। हाँ, ये चल रहा है ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रूट्स एंड अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन इन द प्लांट टेक्स प्लेस। हालांकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बॉडी डिज़ाइन। जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं जिसमें एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स में और रूट्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, यानी स्मॉल प्लांट्स, उनमें तो सिंपल रूट प्रेशर एंड जो रूट प्रेशर की वजह से जो पुश होता है उसकी वजह से ही वाटर ऊपर जाने लगता है। लेकिन ये लार्ज या वेरी टॉल प्लांट्स में ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप समझते हो प्लांट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ट्रीज़ बहुत बड़े होते हैं, तो ये वाटर एंड मिनरल जो जा रहा है, जो इतनी स्पीड से इसके अंदर मूव कर रहा है, इसको अंदर मूव करने के लिए बहुत प्रेशर की ज़रूरत है। हाँ, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन। हाँ, आई होप you understand what is transpiration. Transpiration is removal of water in the form of water vapors from the aerial parts of the plant. Aerial parts में primarily we are talking about the leaves, और leaves जो होती हैं उनकी surface पर छोटे छोटे pores होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस पढ़ने के दौरान हमने स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि किस तरह से व्हेन वाटर एंटर्स इनटू द किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स द स्टोमेटा ओपन। हाँ, उसमें वो टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटा ओपन होते हैं, और जब वाटर उसमें से बाहर निकल जाता है तो फिर वो फ्लैसिड हो जाती है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस
के लिए भी और ट्रांसपिरेशन के लिए भी स्टोमेटा का ओपन होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात हम ये याद रख लें कि स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं। अपर एपिडर्मिस पे जनरली एक लेयर ऑफ क्यूटिन होती है जो कि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस कंट्रोल करने का काम करता है। जो अपर पार्ट है, अपर एपिडर्मिस है, उस पर ही ये इसलिए होती है क्योंकि ये इसको हम लीफ की लेमिना बोलते हैं। लेमिना का जो अपर एपिडर्मिस है वो एक्सपोज रहता है टुवर्ड्स द सनलाइट। तो सनलाइट के ज़्यादा होने की वजह से, एक्सपोजर ज़्यादा होने की वजह से द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। हाँ, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपिरेशन है, रेट ऑफ इवापोरेशन 9th क्लास में पढ़ा था हमने। तो उसको रोकने के लिए ऊपर एक क्यूटिन की लेयर है। लेकिन अगर हम देखें कि लोअर एपिडर्मिस पे क्या है, तो लोअर एपिडर्मिस पे द कंसंट्रेशन इज़ मोर। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ स्टोमेटा या छोटे छोटे जो पोर्स दिखते हैं ये ज़्यादा होते हैं। गार्ड सेल्स की जैसे हम बात कर रहे थे, खास करके डे टाइम दो चीज़ें हैं, एक तो वाटर और दूसरा पोटेशियम आयंस। उनका कंसंट्रेशन इस तरह से उनका कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स के अंदर बढ़ जाता है। वो मूव करते हैं अंदर और वाटर के मूवमेंट की वजह से स्टोमेटा इस तरह से ओपन होता है और वाटर यहाँ से बाहर निकलता रहता है। रात के टाइम पर ये बाहर चले जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा अगर बंद हो जाएंगे तो वो तब जब वाटर, रात की बात वैसे हम कर रहे हैं, लेकिन एनी टाइम अगर वाटर बाहर निकल जाता है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो इनसाइड द लीफ अगर हम देखें तो अंदर मटेरियल चल रहा होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से फोटोसिंथेसिस होता है पैलिसेड सेल्स में और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चला जाता है दूसरे टिश्यू में जिसको हम फ्लोएम बोलते हैं और ऑक्सीजन निकल जाती है बाहर, एयर में चले जाती है। तो जो फ्लोएम टिश्यू है, एक और टिश्यू है ना जिसका नाम हम लेते हैं फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू जो है उसमें जो सेल्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगी उनको हम सीव ट्यूब बोलते हैं, आपको याद होगा। एंड दे आर लिविंग कंपोनेंट्स, दे आर अलाइव, दे आर नॉट डेड। हाँ, दे आर नॉट डेड लाइक जाइलम ट्रैकीड्स एंड जाइलम वेसल्स, दे आर अलाइव सेल्स। सीव ट्यूब है क्योंकि ये सीव लाइक स्ट्रक्चर्स इसके दोनों तरफ होते हैं। इनके स्ट्रक्चर के बारे में हालांकि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये 9th क्लास में पूछा जा चुका है। 9th क्लास में हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो 10th क्लास में कभी भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ये नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि सीव ट्यूब सेल जो है उसके दोनों तरफ परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं जिनको सीव प्लेट्स बोलते हैं। हाँ, तो बैक टू बैक सीव ट्यूब सेल्स लगी हुई होती हैं और उनके थ्रू वाटर मूव करता है इन बोथ डायरेक्शन। हाँ, बोथ डायरेक्शन, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों तरफ मूवमेंट होगा। ये बात हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वाटर का मूवमेंट जो हुआ था वो तो यूनिडायरेक्शनल था। हाँ, वो हुआ क्यों था? क्योंकि देयर वाज अ ट्रांसपिरेशनल पुल और सक्शन प्रेशर इन द अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन जो होता है उसके बारे में अभी एक दूसरे वीडियो में थोड़ा सा और बात करेंगे, अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं। तो ये जो फ्लोएम में मूवमेंट हो रहा है फूड का, ये एक्चुअली एनर्जी यूज़ करता है प्लांट की। प्लांट की एनर्जी यूज़ करके जब कोई ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं, सैप मतलब वाटर प्लस मिनरल्स, एसेंट ऑफ सैप में या वाटर के अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट की कोई एनर्जी खर्च नहीं हुई, इसलिए वो था पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, पैसिव वो जो एक्टिव ना हो। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी सेल की यूज़ ना हो, प्लांट की एनर्जी यूज़ ना हो, और एक्टिव वो जिसमें एनर्जी यूज़ हो। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट तो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ नीचे से ऊपर, वाटर कभी ऊपर से नीचे नहीं आता। लेकिन फ्लोएम में जहाँ लिविंग सीव सेल्स हैं, सीव ट्यूब सेल्स हैं, वहाँ पर टू वे ट्रांसपोर्टेशन होता है। हाँ, फूड कैन मूव अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस सेल्स और वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। हाँ, क्या डिफरेंस है कि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं वो लिविंग सेल्स के थ्रू हो रहा है, जबकि वाटर का मूवमेंट या वाटर प्लस मिनरल का मूवमेंट जो है वो डेड सेल से, डेड जाइलम सेल से हो रहा है। वाटर एंड मिनरल का मूवमेंट जिसे हम एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से होता है और उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, इसलिए वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि फूड का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल फ्लो है और उसमें एनर्जी खर्च होती है प्लांट की, इसलिए हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो फ्लोएम है उसमें क्या हो रहा है कि जो फूड स्टोर्ड है या फूड बन गया है वो बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अभी वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगा? बेसिकली क्या होता है कि जो एटीपी होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स जिसको हम कहते हैं कि एटीपी आर द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कितनी एनर्जी होती है? वीडियो पॉज करो और सोच के जल्दी से बताओ, बुक में देखना मत। हाँ, अपने आप बोलो कि कितनी एनर्जी, चेक करो कि आपको याद है कि नहीं कि एक एटीपी मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से कितना एनर्जी निकलेगा। पॉज कर दो और फिर बोलो 30.5 किलो जूल पर मोल। हमने ये बात रिसेंटली की है तो आपको याद होना चाहिए, मैंने टेस्ट में भी पूछा था। अब देखो आप कि ये तो हो गई बात हमारी, हाँ, कि फ्लोएम में क्या होता है। लेकिन एक और बात करते हैं, हम ट्रांसपिरेशनल पुल को थोड़ा सा और करीब से देखते हैं। हाँ, एक और वीडियो छोटा सा देखेंगे, बड़ा सिंप्लीफाइड वीडियो है ये, लेकिन इससे समझ में ज़्यादा आता है कि वाटर इज एब्जॉर्ब इन द रूट्स एंड देन टेकन टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर स्टोमेटा आर देयर ऑन द लीव्स। तो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स ओपन होती हैं एंड वाटर इज रिलीज्ड। ट्रांसपिरेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल मीन्स ड्रॉइंग अप ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द प्लांट। तो रूट से देखो लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट तक, जो प्लांट बहुत बड़े हैं उनमें लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक तो रूट प्रेशर से मूवमेंट हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर ले जाने के लिए ट्रांसपिरेशनल का पुल चाहिए। उसके लिए यहाँ से वाटर तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा एंड अ पुल इनसाइड द स्टेम विल बी क्रिएटेड, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशनल पुल। ये बात आप पहले से जानते हो, कोई नई बात तो है नहीं, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं हम कि वाटर का मूवमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन द स्टेम कैसे होता है। अब ये ऊपर लगातार एक कंटिन्यूअस वाटर स्टेम बनता है, इसको हम सक्शन प्रेशर बोलते हैं। इवापोरेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है और जाइलम इन द स्टेम एक ट्यूब की तरह, वेसल की तरह से काम करता है। वाटर ऊपर आता है, फिर लीफ की सरफेस से जब स्टोमेटा होते हैं तो ओपन होते हैं तो ये बाहर निकल जाता है। यहाँ पर क्रिएट हो गया एक सक्शन प्रेशर। अ सक्शन इज क्रिएटेड विच हेल्प्स टू पुल वाटर फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ रूट एंड हेंस हेल्प्स टू एब्जॉर्ब मोर वाटर। तो रूट का वाटर ऊपर चला गया तो और वाटर यहाँ से अंदर जाएगा। हाँ, तो वाटर का मूवमेंट, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन ऐसा है कि दस द ट्रांसपिरेशन पुल helps in absorption and movement of water and dissolved minerals in plants during the day when the stomata are open. नाइट टाइम में जब जनरली स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, हाँ जनरली एक बात कर रहे हैं क्योंकि हमने एक्सेप्शन भी देखे हैं डेजर्ट प्लांट के फॉर्म में। जनरली हम बात कर रहे हैं जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं रात के टाइम पे, तो उस समय जो रूट प्रेशर होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, रूट प्रेशर की ज़रूरत नहीं है दिन के टाइम में, क्योंकि दिन के टाइम में बड़ा स्ट्रॉन्ग सक्शन प्रेशर ऊपर लेके जा रहा है वाटर को, लेकिन नाइट टाइम में रूट प्रेशर धीरे धीरे करके वाटर को धक्का देगा और ऊपर पहुंचाएगा। हाँ, हालांकि वाटर बहुत स्लोली ऊपर बढ़ता है ऐसे में। हाँ, जो हमारा ट्रांसपिरेशनल पुल है वही एक्चुअली मेन गाइडिंग फोर्स है जो वाटर को हाइट्स तक लेके जा सकता है। ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट
द कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस इज, जब हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम में जो ग्लूकोज या डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिकली सुक्रोज है उसका मूवमेंट होता है, तो उसके लिए एटीपी ऑफ द सेल इज़ यूज्ड। और वो एटीपी ऑफ द सेल यूज़ किस लिए होती है कि वो एक पर्टिकुलर सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से दो डिफरेंट सेल्स में गैप इन द ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। हाँ, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वाटर का मूवमेंट करवा देते हैं, और उसके साथ में वाटर के साथ एक प्रेशर जो क्रिएट होता है उसके साथ ये सुक्रोज वगैरह जो भी फूड है वो मूव कर जाता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा देखने के लिए आप अपनी बुक को भी देख लो। हमारी बुक क्या बताती है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में, खास करके हमको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के बारे में देखना है। ये हम अभी बात कर रहे थे ट्रांसपिरेशनल पुल की, कि ट्रांसपिरेशनल पुल जो ट्रांसपिरेशन होता रहता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसकी वजह से यहाँ पर एक सक्शन प्रेशर इन द अपवर्ड डायरेक्शन लगता है, जिसको ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं। और ट्रांसपिरेशनल पुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंट ऑफ सैप और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इनसाइड द प्लांट। तो ट्रांसपिरेशन के रोल्स पूछ लिए जाते हैं। देयर आर टू रोल्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, वन इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इनसाइड द प्लांट्स, यानी वाटर के ट्रांसपोर्टेशन या वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बात, हाँ, ये उसका पहला रोल है। दूसरा, क्योंकि ये इवेपोरेशन है, 9th क्लास में पढ़ा था हमने कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, जब भी इवेपोरेशन होगा कूलिंग होगी, तो दिस हेल्प्स इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, प्लांट के टेम्परेचर को एक लेवल से ऊपर जाने नहीं देता। तो इसके दो फंक्शंस हैं, यहाँ पे आपकी बुक में लिखे भी होंगे, अपन उसको हाईलाइट भी कर लेंगे। देखो, ट्रांसपिरेशनल हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन इट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। एक बात, इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ये दूसरी बात। तो आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट डाउन टू फंक्शंस ऑफ और टू सिग्निफिकेंसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो आपको ये दो बातें लिखनी है। पहली बात तो सबको याद रहती है, दूसरी बात उसी को पता होती है जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है। हाँ, जिसने इसको छोड़ दिया, स्किप करके निकल गए कि अरे हमने तो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी हुई हैं, एनसीईआरटी की क्या ज़रूरत है, एनसीईआरटी तो उसमें आई गई, तो उसका ये क्वेश्चन जो 1 मार्क का होगा तो उसमें से ½ मार्क मिलता है। तो ऐसी गलती हमने नहीं करनी। हमें ना केवल एनसीईआरटी पढ़नी है बल्कि वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है और मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन हमें पता होगा जो बोर्ड में आता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। ड्यूरिंग द डे when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem। तो चलो ये बात तो ठीक है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। हाँ, materials like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP। this is important, आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी यूज़ कैसे की जाती है, क्योंकि ये बात 9th क्लास में हमको बताई नहीं गई थी। this increases the osmotic pressure of the tissue causing water to move into it। this pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure। हाँ, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लेस ऑस्मोटिक प्रेशर वाली सेल्स की तरफ या टिश्यू की तरफ मूव कर देता है मटेरियल को। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। तो विद दिस योर ट्रांसपोर्टेशन इज ओवर।
जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एक कंपैरेटिवली छोटा पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन ह्यूमंस जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, जिसमें हार्ट आता है, हार्ट का डायग्राम बनाना हमको सीखना है। हाँ, उसके साथ में हम हार्ट के डायग्राम के अलावा हमको एक इंटर कनेक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स भी देखना है, ब्लड कैपिलरीज। एक और दूसरा जो डायग्राम है वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना। देखो ये हार्ट तो मैंने आपको बोला ही था, उसके अलावा ये वाला जो डायग्राम है इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लंग्स में भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। जहाँ भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है वो बिटवीन द सेल्स हो रहा है, इंटरसेल्युलर स्पेसिस में हो रहा है, और वहाँ पे आर्टरीज और वेन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो ये सारी बातें हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से वीडियोस देख करके कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ी हैं। फिर भी अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ कहीं भी डाउट दे रही है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें। आप चाहें तो कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से और देख लेते हैं, तब हम आज की क्लास ख़त्म करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, देखो ज़्यादा ऊपर चला गया। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ये तो पता है हमको। इसमें हम हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड की बात करेंगे। इनके फंक्शंस बताएं। हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन विच पुशेस द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। Blood vessels are the channels which carries the blood throughout the body, and the blood itself is the tissue which is responsible for transportation of material. Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? Because mammals and birds are warm-blooded animals. They require a lot of energy to regulate their body temperatures. They cannot change their body temperature according to their surroundings. So for that they require a lot of energy. So by separating oxygenated and deoxygenated blood in a 4-chambered heart, they actually make the system more efficient so that the maximum amount of oxygen can be supplied to the cells and maximum energy can be released inside the cells by the process of respiration. What are the components of the transport system in highly organized plants? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स या लार्ज प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम आर द ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज विच रेस्पेक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल एंड फूड। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? जाइलम का हमने अभी देखा ही है। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम एंड एवरीथिंग जो भी हमने डिस्कस किया वो आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। तो अब केवल एक सेक्शन बचा है लाइफ प्रोसेसेस का, जो हम कल की क्लास में शुरू करेंगे, दैट इज एक्सक्रीशन। हाउ द वेस्ट और मेटाबोलाइट्स फॉर्म्ड इनसाइड द सेल्स आर रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। किडनीज़ का जो सिस्टम है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसे देखेंगे। नेफ्रॉन्स के फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, व्हाट इज़ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, हाउ द यूरिन इज़ फॉर्म्ड, व्हाट इज़ डायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी, ये सब बातें हम इसमें करेंगे, है ना। तो ये जो बातें करने के बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ के रख लेना आप अपने आप से, देखो क्या क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, फिर क्लास में थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, सी यू, कल बात करते हैं।